अरे राघव, आज तुम काम पर नहीं जा रहे क्या? जाऊंगा आज भी काम पर, लेकिन थोड़ी देर बाद में जाऊंगा। और तुम कब जाओगे चीनू काम पर? आज तो मैंने छुट्टी ली है। क्या है कि मैं लगातार 10 दिन से बिना छुट्टी लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे सेठ ने मुझे आज के दिन अपने से ही छुट्टी दे दी। चीनू, तो तुम 10 दिन से बिना छुट्टी के काम करते रहे? हाँ राघव, काम भी बढ़ गया है ना। हाँ यार, काम को अब हमें बुरा भला नहीं कहना चाहिए। याद है ना वह समय जब हमारे इस गांव मीरपुर में कोई भी काम नहीं था। सारे के सारे गांव वाले दूर किसी शहर में जाकर काम करते थे। जब से यह पास का शहर तेजी से बना है, तब से हमारे गांव की तरक्की भी बहुत जोरों से हो रही है। नहीं तो 10 साल पहले हमारे इस गांव को तो कोई जानता भी नहीं था। आज हमारा गांव भी थोड़ी थोड़ी शहर की तरह दिखता है। हाँ राघव, यह बात तो तुम सही कह रहे हो। इसलिए तो मैं भी काम को कभी टालता नहीं। मैंने बोला कि जब इतना काम मिल रहा है और मुझे कमाने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना मैं खूब अच्छे से काम करके रुपए कमाऊं। जब आराम करने का होगा तब देखा जाएगा। अभी कम से कम काम तो मिल रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा उतने ही ज़्यादा मेरी कमाई होगी। और वैसे भी यह जो पास का शहर है, यह 3 से 4 किलोमीटर दूर ही तो है। कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं। रात में जब घर में आता हूँ तो आराम भी अच्छे से मिल जाता है। नहीं तो याद है ना कि पहले हम कैसे दूर के शहर में अपने परिवार को गांव में छोड़कर उस दूर के शहर में काम करने जाते थे और 3-4 महीने बाद अपने गांव वापस आते थे अपने परिवार से मिलने। अब तो घर पर ही रहकर काम मिल रहा है, परिवार भी साथ रह रहा है, तो काम का अब उतना बोझ नहीं लगता। अब तो मैं बिना छुट्टी के 1 महीने भी काम कर लेता हूँ। यह पास में शहर बनने की वजह से हम सबको बहुत फ़ायदा हुआ। गांव के मजदूरों को अच्छा रोजगार मिल गया और जो हमारे गांव के कुछ जमींदार थे वह भी खूब तरक्की करने लगे, जैसे कि हमारे ही गांव के धनीराम जमींदार जी। अरे, उनकी किस्मत तो बड़ी जोरदार निकली। आज जो सनशाइन सिटी शहर जिस जमीन में बसा है, उसी जमीन में हमारे धनीराम जमींदार जी के लगभग 30 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन थे, जिसे उन्होंने 10 साल पहले बेचा और कई करोड़ रुपए कमाए। और उन्हीं रुपयों से कई सारे बड़े बड़े दुकान उसी शहर में ही खोल दिए। हाँ चिंटू, धनीराम जी भले बहुत अमीर हैं, लेकिन उनमें जरा सा भी घमंड या ईर्ष्या किसी के लिए भी नहीं है। और उल्टा वे तो गांव वालों की भी मदद करते रहते हैं। अगर धनीराम जमींदार जी अगर चाहते तो वे शहर में भी जाकर बड़े से घर में रह सकते थे, लेकिन वे आज भी इसी गांव में रह रहे हैं, क्योंकि वह अपने आप को इस गांव से जुड़ा हुआ मानते हैं। उनका बचपना और जवानी इसी गांव में ही गुजारा है, इसलिए वे इसी गांव में रहकर अपनी सारी की सारी दुकानें शहर की चला रहे हैं। बस वे हर दिन 1 घंटा शहर जाकर अपने दुकानों के चक्कर लगा के आ जाते हैं। बाकी तो उनके दुकानों में काम करने वाले बहुत सारे आदमी हैं जो उनके दुकानों की देख रेख भी करते हैं। साथ ही साथ उनके दुकानों में हमारे ही गांव के कई सारे लोग जो उनके दुकानों में काम कर रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने हमारे गांव के लोगों को भी बहुत रोजगार दिया है। हाँ राघव, ये तो तुम सही कह रहे हो। अच्छे आदमी के साथ में हमेशा अच्छा ही होता है। अमृता, मेरे यहाँ कपड़े भी धो दो। मैं और कपड़े ला रही हूँ, उसे भी तुम धो दो। तुम क्या मुझे नौकर समझ रही हो? मैं सिर्फ अपने कपड़े धोऊंगी, मैं तुम्हारे कपड़े क्यों धोऊं?
थोड़े से ही तो कपड़े हैं, कौन सा ज़्यादा कपड़े बोल रही हूँ मैं। इतने कपड़े और धो दोगी तो तुम मर नहीं जाओगी। यह तुम किस तरह से बात कर रही हो? अगर प्यार से भी बोलती तो मैं मान जाती। तुम्हारा व्यवहार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझे नौकर समझती हो। जाओ, अब तो मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी ही नहीं। तुम नौकर हो, नौकर। तुमको मेरा काम करना ही पड़ेगा। तुमको मेरे कपड़े धोने ही पड़ेंगे। नहीं धोऊंगी, जो करना है कर लो। पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? देखो ना मम्मी, अमृता ही है जो मुझसे पहले पहले से झगड़ रही है। नहीं मम्मी, यही है जो मुझे आकर बुरा भला कह रही है और अपने कपड़े धोने के लिए मुझसे बोल रही है। मैं क्या इसकी नौकर हूं? सही तो कह रही है, तुम नौकर ही तो हो। थोड़े से कपड़े और धो लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? लेकिन माँ, मैं सवेरे से बहुत सारे कपड़े धो रही हूँ और यह आराम से अभी सोकर उठ रही है और अपने कपड़े भी खुद नहीं धो रही और मुझे धोने को कहती है। और जब मैंने मना कर दिया तो मुझे कहने लगी कि थोड़े कपड़े और धो लोगी तो मर थोड़ी ना जाओगी। तो इसमें गलत क्या कह दिया? सही तो कह रही है। तुम इस घर की नौकर ही तो हो। तुम थोड़े कपड़े एक्स्ट्रा धो दोगी तो मर थोड़ी ना जाओगी। आखिर घर का ही तो काम कर रही हो। लेकिन वो क्यों नहीं धो रही? सिर्फ मैं ही क्यों कपड़े धोती हूँ? क्योंकि तुम इस घर की नौकर हो। मैं कैसे नौकर हूँ? मैं आपकी बेटी ही हूँ। मैं इस घर में ही रहती हूँ, तो फिर मैं नौकर कैसे हुई? तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हें तो हमने गोद लिया है। मेरी बेटी तो सिर्फ आदिति है। माँ, ऐसा मत बोलो। अगर तुम चाहती हो कि मैं आदिति के कपड़े धो दूँ तो मैं धो दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा मत कहो कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। सच ही तो कह रही हूँ, झूठ क्या बोल रही हूँ? तू मेरी बेटी नहीं है तो नहीं है। हम तुम्हें पाल रहे हैं तो तुम्हारा इतना तो फर्ज बनता है कि तुम घर के सारे काम करो। बस रात दिन ठूस ठूस के खाना, और जो तुम्हारी पढ़ाई है उसमें जो खर्चा होता है वो सब चीज का रुपया कौन देगा? हम ही तो दे रहे हैं ना। तो तुम हमारे लिए इतना भी काम नहीं कर सकती? माँ, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो। माँ, ऐसा मत बोलो। मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगी। तुम क्यों धोगी? तुम्हारे कपड़े अमृता ही धोएगी। और तुम अब उसे अपनी बहन मत मानो। वह नौकर है, नौकर। उसका काम है हमारे घर में काम करना। उसके बदले हम उसे पढ़ा रहे हैं, उसे खाना खिला रहे हैं और अपने घर में अपने साथ रखे हैं। माँ हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है? मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे डांटा। मैं माँ की हर बात मानती हूँ, कभी भी उनकी बात को मना नहीं करती और हमेशा मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। कभी भी मैंने अपने काम को माँ को नहीं करवाया। लेकिन फिर भी माँ आदिति को ही ज़्यादा प्यार करती है। आज तो माँ ने मुझे अपनी बेटी मानने से ही मना कर दिया। क्या सच में मैं अपने माँ की सगी औलाद नहीं हूँ कि माँ ने गुस्से में यह सब कह दिया? नहीं, शायद सच में ही कहा होगा, क्योंकि मैंने उनका व्यवहार शुरू से ही ऐसा देखा है मेरे प्रति। वह मुझे हर समय पराया महसूस कराने की कोशिश करती रहती है। अगर यह मेरे असली माँ पिता नहीं है तो मेरे असली माँ बाप कौन हैं? और क्यों मुझे
अकेला छोड़कर चले गए। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बिना गलती किए ही पता नहीं किस बात की सजा भुगत रही हूँ। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि माँ गुस्से गुस्से में यह सब कह दी हो, क्योंकि अगर मैं उनकी बेटी नहीं होती तो माँ और पिताजी दोनों ही मेरे साथ सौतेला व्यवहार करते। लेकिन पिताजी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं, मेरी देखभाल भी अच्छे से करते हैं। इस दुनिया में बस वही तो है जो मुझसे अच्छे से बात करते हैं। लेकिन आज जो माँ ने जो व्यवहार किया है वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जितना डांटना था डांट देती, अगर मारने का भी मन था तो मार लेती, लेकिन उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने थे कि मैं उनकी बेटी नहीं। मुझे तो अभी घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं स्टेशन में जाकर पिताजी का इंतज़ार करती हूँ। जब पिताजी आएंगे तो उन्हीं के साथ मैं घर वापस जाऊंगी। अमृता बेटी, तुम यहाँ स्टेशन में इतने रात में क्या कर रही हो? पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो। पिताजी, क्या मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? या किसने कहा तुमसे? तुम मेरी अपनी सगी बेटी हो। तो फिर माँ ने मुझे आज ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ? अरे अमृता बेटी, माँ ने गुस्से में कह दिया होगा। तुम तो जानती हो अपनी माँ का गुस्सा। जब वह गुस्से में आती है तो उसका दिमाग कम चलता है और जबान ज़्यादा चलती है, और पता नहीं गुस्से में क्या क्या अनाप शनाप कहती रहती है। तुम उसके बातों को सीरियसली मत लो। तुम हमारी अपनी ही बेटी हो। तुम्हें हमने कहीं से गोद नहीं लिया है। तुम ये सब फिजूल की बातों में ध्यान मत दो। तुम अपना पढ़ाई करो और अपनी सेहत में ध्यान दो। तुमको तो पता ही होगा कि मम्मी पापा कई सारे काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा चिंता उन पर हावी हो जाती है, और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता है, यह और भी कई परिवारों में होता है। और जब ज़्यादा चिंता होती है तो कभी हम गुस्से में अपने बच्चों को कुछ भी कह देते हैं। तो तुम्हारी माँ ने भी गुस्से में ही तुम्हें कह दिया। ये बात सच नहीं है कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। पिताजी, तो फिर मैं ही हर बार क्यों डांट खाती हूँ? क्यों ही मैं अपनी माँ के गुस्से का शिकार होती हूँ? आदिति को तो माँ कुछ भी नहीं कहती, जबकि उसे हमेशा प्यार करती है, उसके हर एक ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करती है। और वही दूसरी तरफ मैं, जिसे घर का सारा काम करना पड़ता है, और मैं डांट भी खाती हूँ। यह सब देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आदिति उनकी असली संतान है और मैं पराई औलाद हूँ। तो तुम मुझे ये सब बातें अभी क्यों बता रही हो? यह सब बातों को तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता था कि मेरे ड्यूटी जाने पर मेरे पीठ पीछे तुम्हें तुम्हारी माँ बहुत काम कराती है। तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा, और तुम ये बेफिजूल की बातों को मत सोचो कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। तुम हमारी ही बेटी हो। और चलो, ये गुस्सा छोड़ो। माँ है, कभी कभार गुस्सा हो जाती है, और तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। अभी एग्ज़ाम भी तो आने वाली है। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो अच्छी चल रही है पिताजी। मैं तो घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करती हूँ। मैं आदिति जैसे गधी नहीं हूँ। वह तो ना ही घर का काम करती है और ना ही पढ़ाई में अच्छी है।
बस दिन भर टीवी और मोबाइल में ही लगी रहती है। लेकिन वह भी मेरा केयर करती है। आज जब माँ ने मुझे डांटा तो उसने भी माँ को कहा, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो। ये सुन के मुझे अच्छा लगा। भले ही मैं और आदिति लड़ते हैं, पर हम दोनों में प्यार बहुत है। मुझे भी कभी कोई तकलीफ होती है तो वो आकर मदद करती है और मैं भी उसकी मदद करती रहती हूँ। हम दोनों के बीच आपस में बहुत प्रेम और एकता है। बस मुझे यही तो चाहिए कि तुम दोनों बहनों में आपस में प्यार रहे। और रही बात मेरी और तुम्हारी मम्मी की, तो हमारा क्या है। मैं तो सवेरे शाम ड्यूटी में ही अपना समय गुजारता हूँ और माँ की बात को अनदेखा और अनसुना कर दिया करो। बस तुम दोनों बहनें अच्छे से पढ़ाई करो और जल्दी बड़े होकर कोई अच्छी सी नौकरी करो। जी पिताजी। चलो बेटी अमृता, घर चलते हैं। अब सवेरे से रात हो गई है, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा और मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हाँ पिताजी, मैंने सवेरे से कुछ नहीं खाया है। मुझे भी अब जोरों की भूख लग रही है। अमृता, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आइंदा से कभी ऐसे छोड़कर हमें मत जाना। और सवेरे जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैंने ही तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। कुछ नहीं होता आदिति, थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है। उतने सारे कपड़े तो धो ही रही थी। तुम्हारे भी कपड़े थोड़े और धो देती तो क्या जाता। तो वही तो मैं तुझे समझा रही थी, लेकिन तू तो मेरी बेटी के साथ में झगड़ने लगी। और देख लिया ना आदिति, तू बड़ी चिंता कर रही थी अमृता की। आखिर जाएगी कहाँ? वापस तो यहीं आएगी। और देख, रात में वापस आ ही गई। अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। चलो सब जल्दी से खाना खाते हैं। विमला, आज क्या हो गया था तुम्हें? तुमने अमृता को क्या कह दिया था? ऐसी कौन सी गलती कर दी थी अमृता ने, जिससे तुमने अमृता को यह कह दिया कि अमृता तुम्हारी सगी औलाद नहीं? सही तो कह रही थी मैं, गलत क्या कहा? आज सवेरे आदिति और अमृता झगड़ रहे थे तो मैंने भी गुस्से में अमृता से सच कह दिया। अब अमृता को बुरा लग गया तो मैं क्या करूं? एक तो वह हमारे घर में रह रही है, हम उसे पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उसका सारा खर्चा हम उठा रहे हैं, तो इतना तो हक बनता ही है मेरा। तुम पागल हो गई हो क्या? जो मुंह में आ रहा है कही जा रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बात को कभी नहीं दोहराना कि अमृता हमारी बेटी नहीं है। अमृता को हमने गोद लिया है। क्यों नहीं बोलूंगी? मैंने तुमसे शादी अपना परिवार बसाने के लिए किया है, ना कि दूसरों की बेटी को संभालने के लिए। एक तो मैं ऐसे ही आसपास के दुकानों में रात दिन काम करके थक जाती हूँ, और जो थोड़े बहुत कमाई होते हैं वह भी आधा आधा दोनों बच्चों में बढ़ जाता है। अगर हमारे पास हमारी आदिति बस होती तो हम उसे और भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते और उसकी परवरिश और भी अच्छी जगह करते। बेवजह का हमारा खर्चा 2 भाग में बढ़ जाता है, और मुझे तो समझ नहीं आता तुम क्यों उस लड़की को पालना चाहते हो। तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उसके पिता नहीं हो, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, हमने उसे गोद लिया है। अच्छी परवरिश हम अपनी बेटी को नहीं, अच्छी परवरिश हम दूसरे की बेटी को दे रहे हैं। अगर आज अमृता नहीं होती तो आदिति और भी अच्छे स्कूल में पढ़ती। अरे धीरे बोलो, क्यों इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो? तुम्हें जो भी चाहिए वो तो मैं पूरा कर ही दे रहा हूँ। अच्छी परवरिश भी हम अपने दोनों बच्चों को दे रहे हैं। जिस स्कूल में डाला है वहाँ की पढ़ाई तो इतनी सिंपल है कि वहाँ कोई भी आसानी से पास हो जाता है।
लेकिन आदिति उस स्कूल में भी ढंग से नहीं पढ़ पाती और तुम कह रही हो कि बड़े स्कूल में डालो। अगर हम आदिति को बड़े स्कूल में डालेंगे तब तो वहां वो पास भी नहीं हो पाएगी। पता नहीं बड़े स्कूल में वो कितनी बार फेल होती रहेगी। तो इसका मतलब ये कि अगर आदिति ठीक से ना पढ़े तो तुम उसकी पढ़ाई भी बंद कर दोगे? अरे ऐसा मैंने कब कहा? सुनो विमला, मेरी बात समझो। अमृता के पिता बहुत अच्छे आदमी हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी ही वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे मेरे पढ़ाई का खर्चा भी उसी ने ही उठाया था, तब जाके मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसी के बदौलत मैं आज अच्छी नौकरी पाया हूँ। वरना मैं भी इसी गांव में मजदूरी का काम करता। जब अमृता पैदा हुई थी तो उसकी माँ चल बसी और उसके पिता के साथ कुछ हादसा हो गया। इस वजह से वे अमृता को नहीं पाल सके, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनके बच्ची की देखभाल करूं। चलो मैं मानती हूँ कि बिन माँ की छोटी सी बच्ची को एक अकेला बाप कैसे संभालेगा, लेकिन अब तो अमृता थोड़ी बड़ी भी हो गई है। अब उसके पिता उसे क्यों नहीं ले जाते? क्यों हमारे पास उसे छोड़ के रखे हैं? अब मैं विमला को कैसे बताऊं कि अमृता के पिता जेल में हैं? ये बात अगर इसे बता दी तो विमला तो अमृता को आज ही बाहर निकाल देगी। अब इतने साल इस बात को छुपा के रखा है तो इस बात को छुपा के ही रखता हूं, क्योंकि विमला की सोच इतनी अच्छी नहीं कि वो ये सब बातों को समझे। उसे तो बस अपनी और अपनी बेटी की चिंता है। विमला, अभी भी अमृता बहुत छोटी है। वो इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो अपने से सारा घर का और अपने आप को संभाल सके। 10-15 साल हम और संभाले तो अमृता अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी और अच्छी जगह नौकरी भी कर लेगी। तब उसे हम अपने घर से अलग कर देंगे। तो इसका मतलब हम अमृता को और 15 साल तक और पालते रहेंगे? अभी तक जो खर्चा अमृता के ऊपर हमने किया है वो क्या कम है जो हम उस पर और आगे 15 साल तक और खर्चा करेंगे? फिर 15 साल बाद तुम फिर बोलोगे कि अब उसकी शादी भी हम ही कर देते हैं, तो उसके शादी का खर्चा भी हम ही उठाएंगे। मैं तुम्हें उस पर अब और रुपए खर्च नहीं करने दूंगी। हमारी भी तो एक बेटी है, उसके भी तो पढ़ाई का खर्च बढ़ता जाएगा और उसकी भी तो शादी के लिए रुपए लगेंगे। वो कहाँ से तुम मैनेज करोगे बताओ? तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सब सोच के रखा है। मेरे पास सबका समाधान है। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी मैंने तुम्हें ला के दिया ना, तो तुम क्यों चिंता करती हो? आगे जो भी परेशानी होगी हम मिलके उसे हल कर लेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसी ही हरकत करती रहोगी और बार बार अमृता को ये कहोगी कि तुम हमारी सौतेली बेटी हो, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें अमृता के शादी का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब से उसे कभी ऐसा नहीं बोलूंगी और तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं जो भी करूंगी अपनी सगी बेटी आदिति के लिए ही करूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन आज के बाद अमृता को कभी ये बात मत कहना कि वो हमारी सौतेली बेटी है। ये मेरी बात कभी नहीं समझते, हमेशा अमृता के बारे में ही सोचते हैं। इन्हें तो अपनी बेटी आदिति की कोई परवाह ही नहीं है। कहीं सच में अमृता इनकी सगी बेटी तो नहीं और ये मुझसे शायद झूठ बोल रहे हों कि अमृता इनकी किसी दोस्त की बेटी है। आज तक तो अपने दोस्त का नाम मुझे बताया नहीं, ना ही कभी मिलवाया, और हर बार यही कहते हैं कि उनके दोस्त के साथ कुछ हादसा हो गया जिस वजह से वे अमृता को नहीं पाल सकते। लेकिन आज तक मुझे इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा हादसा हुआ उनके दोस्त के साथ। मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं अमृता इनकी सगी बेटी तो नहीं। तभी तो एकदम उसकी फिक्र करते रहते हैं, उसका सारा खर्च
उठाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर सच में अमृता इनकी सगी बेटी है तो आगे चल के हमारी संपत्ति में भी उसका आधा हिस्सा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करती हूँ, मैं दोनों का डीएनए टेस्ट करवा के देख लेती हूँ, उससे सारा सच सामने आ जाएगा। हे भगवान, मेरी मदद करना। मैं चाहती हूँ कि अमृता मेरे पति की बेटी ना हो, क्योंकि पढ़ाई तक का खर्चा उठा लेंगे वो चलेगा, पर संपत्ति में बंटवारा वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ऐसे भी हमारे पास 4-5 एकड़ ही जमीन है, वो भी अगर बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा। मैं कल ही दोनों का डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। अपने पति और अमृता के सर के बालों को मैं पास के शहर सनशाइन सिटी के बड़े हॉस्पिटल में ले जाके डीएनए टेस्ट करवा के ले आऊंगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अमृता मेरे पति की बेटी नहीं है, इसका मतलब संपत्ति में कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ। अब मैं चैन से जी सकूंगी और अपनी बेटी आदिति की अच्छी सी देखभाल करूंगी। लेकिन इस रिपोर्ट को मैं संभाल के रखूंगी। क्या पता जब अमृता बड़ी हो जाए और खुद ही संपत्ति के बंटवारे की बात करे तो उससे मैं ये रिपोर्ट दिखा के चुप करा दूंगी। ये रिपोर्ट मेरी बेटी के सुरक्षा के लिए हमेशा अपने पास रखूंगी। अमृता, यह तो तुम्हारे कॉलेज का आखिरी साल है, इसके बाद तुम क्या करोगी? वह तो मैंने सोचा नहीं है आदिति। वैसे अभी तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो उसी जॉब को फुल टाइम जॉब करूँगी। फिर बाद में सोचा जाएगा कि कौन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। वैसे फ़िलहाल तो मैंने अभी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। मैं सिर्फ अभी इस साल के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बारे में ही सोच रही हूँ और उसकी तैयारी में लगी हूँ। अरे, उतना सोचने की क्या ज़रूरत है? तुम तो पढ़ाई में अच्छी हो ही। मुझे पता है इस साल भी तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। मैं तो कहती हूँ तुम्हें अपनी पढ़ाई को आगे और कंटिन्यू करना चाहिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करनी चाहिए। अगर पढ़ाई करते करते कोई जॉब लग जाती है सरकारी वाली तो पढ़ाई छोड़कर गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेना। और अगर जॉब नहीं लगती है कहीं तो कम से कम तुम्हारे पास एक और डिग्री आ जाएगी और अपने खुद के खर्चे को उठाने के लिए जो तुम पार्ट टाइम जॉब कर रही हो उसे फुल टाइम मत करो, पार्ट टाइम ही रहने दो। क्यों ज़बरदस्ती अपना समय और अपना एनर्जी छोटे मोटे कामों में खर्च कर रही हो? अभी तुम यंग हो और पढ़ाई करने की भी इच्छा है तो पूरा ध्यान अभी पढ़ाई और जॉब लगाने में ध्यान दो। हाँ, खुद का कुछ खर्चा उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर लो। वैसे भी तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और मेहनती हो, तुम्हें तो कोई भी पार्ट टाइम जॉब अच्छी सी मिल जाएगी। हमारी तो अच्छी किस्मत है। हमारा यह उदयपुर गांव जो है उसके पास में एक बड़ा सा शहर है सनशाइन सिटी। इस शहर की होने की वजह से आसपास के सारे गांव खूब तरक्की कर लिए हैं। अब तो गांव गांव जैसा ही नहीं लगता, क्योंकि लोगों को भी कई सारे कमाई के साधन शहर में मिल रहे हैं। गांव में रहने वाले बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल और कॉलेज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सनशाइन सिटी में सारे अच्छे अच्छे कॉलेज और स्कूल हैं। अब हमें ही देख लो, हम रहते गांव में हैं
और कॉलेज पढ़ने के लिए शहर जाते हैं। तुम्हें देख लो, तुम भी पार्ट टाइम जॉब के लिए शहर जाती हो, तो पास में जो शहर है इसका फ़ायदा उठाओ, पढ़ाई भी खूब करो और तरक्की भी खूब करो, बिना घर से दूर रहे। हाँ अदिति, यह तो तुम सही कह रही हो। मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ कि अपनी पढ़ाई को मैं आगे भी कंटिन्यू रखूं और साथ साथ घर चलाने के लिए रुपए भी कमाते रहो पार्ट टाइम जॉब के ज़रिए। अच्छा आदिति, तुम बताओ, तुम क्या करोगी? मेरा क्या है, मैं तो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं हूँ। मुझे तो ना ही कोई पार्ट टाइम जॉब देगा, ना ही मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकती हूँ। मुझे तो पता नहीं कि मैं आगे क्या करूँगी। हाँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूं। तुम विदेश जाकर क्यों पढ़ाई करना चाहती हो? पास में इतने सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, यहीं पढ़ लो। अरे, विदेश में जाकर पढ़ूंगी तो वहाँ मैं पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब खोजूंगी और धीरे से उसी पार्ट टाइम जॉब को करते करते फुल टाइम कर लूँगी। मेरे सारे दोस्त वैसे ही कर रहे हैं। वह सब भी अपने आगे की पढ़ाई विदेश में रहकर करेंगे। कॉलेज में तो डिग्री हम हासिल कर लेंगे, उसके बाद मास्टर डिग्री हम विदेश में जाकर करेंगे और वहाँ तो थोड़ी बहुत भी कमाई हमारे इंडिया के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। मैंने इस बारे में सिर्फ सोचा है। मैं सोच रही हूँ एक बार मम्मी पापा से भी बात कर लूँ। शुरुआत में थोड़ा खर्चा होगा विदेश जाने में, लेकिन एक बार वहाँ मैं चली गई तो मैं कुछ ना कुछ काम तो मैं पकड़ ही लूँगी और जो भी सारे खर्चे हैं वह सारे मैं 1 साल में ही वहाँ से काम करके वसूल लूँगी। अगर मैं वहाँ 4-5 साल में रहकर किसी अच्छे जगह में काम कर लूँ तो मैं इतने रुपए तो मैं बचा कर ला ही लूँगी, जितना तो मुझे इंडिया में रहकर कमाने में 20-30 साल लग जाएंगे। उन रुपयों को इंडिया में लाकर कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँगी या फिर शायद खुद का इसी पास के शहर में होटल खोल लूँ। वह भी तो बहुत अच्छा बिजनेस है। यह तो अच्छा आइडिया है अदिति। विदेश में जाकर अगर तुम काम करके 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेकर भी आओगी तो भी तुम्हें इस पास के शहर में कोई ना कोई बड़ी कंपनी तुम्हें जॉब में ज़रूर रख लेगी। चलो, अब ज़्यादा देर हो गई है, घर चलते हैं जल्दी, वरना फिर से माँ डांटेगी। अरे, माँ की फिक्र छोड़ो, उनका क्या है, वह तो तुम्हें हर वक्त डांटने का ही काम करती रहती है। पता नहीं उन्हें तुमसे क्या दुश्मनी है, मुझसे तो अच्छा व्यवहार करती है। मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बचपन से मैं माँ की डांट सुनती ही आ रही हूँ, तो आदत सी पड़ गई है। अब वह सब छोड़ो, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। आज तुम दोनों फिर आने में लेट कर दिए कॉलेज से। मैंने तुम्हें कहा था ना आदिति, तुम अपना अकेले आया करो, क्यों अमृता के साथ आती हो? यह अमृता ही है जो तुम्हें हर दिन कॉलेज से आने में लेट करवा देती है। माँ, तुम भी क्या बात कर रही हो? अमृता मुझे कैसे लेट करेगी? मैं खुद अपना चल कर आई हूँ। अब मैं धीरे धीरे चल कर आऊँगी तो लेट तो होगा ही, उसमें अमृता की क्या गलती? तुम भी ना माँ, बेवजह बहाना खोजती रहती हो अमृता को डांटने के लिए। मुझे पता है कि कौन गलत है और कौन सही। अब चलो जल्दी हाथ वाथ धोकर खाना खाते हैं। और अमृता, तुम भी हाथ मुंह धोकर खाना निकालो हमारे लिए, और हमारे खाने के बाद में ही तुम खाना, ताकि तुम हमारे झूठे बर्तन साफ कर सको। बर्तन साफ होने के बाद ही तुम खाना खाना। क्यों अमृता को हमारे साथ खाना खाने के लिए नहीं बोलती?
हर बार उसे हमारा खाना खाने के बाद में ही खाना खाने कहती हो। वह क्यों हमारे साथ खाना नहीं खा सकती? वह तो अब खुद रुपए कमाने भी लगी है पार्ट टाइम जॉब करके, और अपने राशन का और अपने कॉलेज की फीस का सारा खर्चा खुद ही उठाती है। तो फिर आप उसके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? उसे भी हमारे साथ बैठकर खाना खाने का हक है। अगर अमृता अभी खाना खाएगी तो उसे थोड़ा आराम करने का दोपहर में समय मिल जाएगा। उसके बाद वह 4 बजे सनशाइन सिटी में जाकर पार्ट टाइम जॉब करती है। थोड़ा आराम कर कर जाएगी तो काम में भी मन लगेगा। तुम्हें मैं वही बात कितने बार समझाते रहूं? मैंने तुमसे कहा ना, मैं उसके साथ में कोई जाती नहीं कर रही हूं। मैं तो सिर्फ उसे हमारे खाने के बाद खाने के लिए कह रही हूं, और रात में तो हम सब मिलकर बैठकर खाते ही है खाना। दिन में मुझे थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, इस वजह से मैं दोपहर के खाने का बर्तन धो नहीं पाती। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि दोपहर में खाने का बर्तन अमृता धोए। इसमें क्या है? और पूरा काम करके आराम से खाना खाएगी तो खाना खाने में मज़ा भी आएगा। अब उसे तुरंत खाना खाने के बाद में अगर मैं बर्तन धोने भेजूंगी तो उसे भी मज़ा नहीं आएगा। और तुम उसकी इतनी क्यों तरफदारी करती रहती हो? क्या वह तुम्हारे कॉलेज की फीस दे रही है? क्या वह तुम्हारा खर्चा उठा रही है? अगर वह तुम्हारे भी खर्चे उठाती, तुम्हारे भी कॉलेज की फीस देती, तब मैं मानती कि हाँ, वह हमारे घर के लिए कुछ कर रही है। वह तो सारा जो कुछ कर रही है वह तो अपने लिए ही कर रही है, हमारे लिए थोड़ी ना कर रही है। माँ, आप कैसे अमृता के साथ में सौतेला व्यवहार करती रहती हो? वह आपको कुछ नहीं कहती, इसका मतलब यह नहीं कि उसे आपकी सारी बातें अच्छी लगती है। मुझे ज़्यादा इस बारे में बहस नहीं करनी। तुम जाओ, हाथ पैर धो और चुपचाप खाना खाने बैठो। अमृता बेटी, तुम क्यों रोज रोज मुझे स्टेशन में लेने आ जाती हो? तुम सीधा काम करके घर क्यों नहीं चली जाती? क्यों मेरे लिए यहाँ इतना इंतजार करती हो? एक तो सवेरे तुम कॉलेज भी जाती हो, फिर उसके बाद कॉलेज से आने के बाद में तुम पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाती हो। तो कम से कम रात में तुम अपने पढ़ने के लिए भी तो समय निकाल लिया करो। पिताजी, आप उसकी चिंता मत करिए। मैं रात में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हूँ। और रही बात आपको रोज़ रोज़ रेलवे स्टेशन में लेने आने की, तो यह मुझे अच्छा लगता है। मुझे आपके साथ शाम को घर जाने में अच्छा लगता है, वरना अगर मैं अकेली चली गई तो पता नहीं फिर माँ मुझे क्या काम बोलेगी, किस बात के लिए मुझे डांटेगी। मैं भी समझा समझा के थक गया हूं तुम्हारी माँ को। पता नहीं वह तुमसे किस बात की दुश्मनी निकालती रहती है। वो तो तुम अच्छी हो, इसलिए अपनी माँ के किसी बात का बुरा नहीं मानती और उसके हर एक काम में उसका साथ देती रहती हो। कभी किसी चीज को करने से मना नहीं करती। वो सब छोड़ो और यह बताओ, तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब कैसा चल रहा है? और तुम्हें अपनी पढ़ाई में कोई परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं पिताजी, मेरा पार्ट टाइम जॉब भी अच्छा चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे से 4 घंटे का ही काम करने होते हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो वह तो मैं रात में अच्छे से कर ही लेती हूँ। अब यह मेरा आखिरी साल है, कुछ महीनों में मेरा एग्ज़ाम भी होने वाला है। बेटी, तुमको कभी भी रुपयों की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। मुझे तुम्हारा यह पार्ट टाइम जॉब करके रुपए कमाना मुझे कभी कभार अच्छा नहीं लगता। मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, इतने रुपए तो है मेरे पास कि मैं तुम्हारी
और तुम्हारे बहन आदिति की पढ़ाई के लिए खर्चे कर ही सकता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे पार्ट टाइम जॉब करना अच्छा भी लगता है। इससे मैं कुछ काम सीख लेती हूँ और थोड़े बहुत रुपए कमाकर अपना खर्च भी उठा लेती हूँ। इसमें कौन सी बुरी बात है? अब तुम्हारी जैसी मर्जी। मैं तो बस इसलिए यह सब कह रहा हूँ ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। क्या है ना कि तुम कॉलेज भी जाती हो, फिर जॉब करने भी जाती हो, तो फिर तुम्हारे पढ़ाई के लिए कहीं समय नहीं बच रहा हो। इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ कि पार्ट टाइम हो सके तो कुछ समय के लिए छोड़ दो, और जो भी रुपयों की जरूरत पड़ेगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सको। और मैं तो कहता हूँ कॉलेज खत्म होने के बाद भी अगर तुम 1-2 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहो तो उसके लिए भी मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। एक बार तुम नौकरी लग जाओ, फिर क्या है, फिर तो तुम्हारे पास रुपए ही रुपए होंगे। यह तो बात आप सही कह रहे हो पिताजी, लेकिन मैं अभी इसी पार्ट टाइम जॉब से खुश हूँ और मुझे पढ़ाई में कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। अब जैसी तुम्हारी मर्जी बेटी। चलो अब घर चलते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ पिताजी, चलिए। और बेटी आदिति, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? ठीक चल रहा है। ठीक चल रही है मतलब? तुम्हारे बोलने के अंदाज से ये लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तुम बड़े मुश्किल से पढ़ रही हो। आपको तो पता है पिताजी, मुझे पढ़ाई में कोई ज़्यादा रुचि नहीं है। मैं तो बस इसलिए पढ़ रही हूँ कि कैसे तैसे एक नौकरी पालूँ। लेकिन अब मेरा ध्यान किसी और चीज़ में लग रहा है पिताजी। और किस चीज में ध्यान लग रहा है तुम्हारा? ग्रेजुएशन के बाद मेरे कई सारे दोस्त मास्टर डिग्री के लिए विदेश जा रहे हैं पढ़ने, और विदेश में ही रहकर कोई छोटी मोटी नौकरी करेंगे। अगर उन्हें कोई अच्छी नौकरी पढ़ाई के दौरान मिल गई तो वे वहीं सेटल भी हो जाएंगे। आप सोचिए पिताजी कि अगर हम डॉलर में कमाएंगे और उसे जब हम इंडिया में लाएंगे तो वह कई गुना ज़्यादा रुपए हो जाएंगे। तो तुम कहना क्या चाहती हो? पिताजी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि मुझसे यह सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं हो सकेगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ में विदेश जाऊँ और वहाँ मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई करूँ, और वहीं पढ़ाई करते करते शुरू में मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और मुझे वहाँ कोई अच्छी खासी नौकरी लग जाए तो मैं वहाँ कुछ साल नौकरी करूँगी। अब खुद सोचिए पिताजी, अगर मैंने वहाँ 3 से 4 साल भी नौकरी कर ली तो सच्ची में कितने रुपए जमा कर लूँगी, और उन रुपयों से मैं यहाँ इंडिया में आकर एक नया बिजनेस चालू करूँगी और फिर आराम से उस बिजनेस को चलाऊँगी। यह तो अच्छी बात है अदिति, लेकिन विदेश जाने के लिए तो बहुत रुपए लगेंगे ना। हाँ माँ, वह तो लगेंगे ही, लेकिन माँ आप खुद ही सोचिए कि एक बार अगर मैं विदेश चले जाऊँ और वहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी भी अगर मैं पकड़ लूँ तो आप यकीन मानिए मेरे पूरे कॉलेज की फीस उन रुपयों से पूरी हो जाएगी, और मैं खूब रुपए वहाँ से बचाकर भी इंडिया ले आऊँगी। हाँ, बस आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा खर्चा करना होगा। मुझे भी तुम्हारी बात सही लग रही है, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम सरकारी नौकरी तो क्लियर कर नहीं सकोगी, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है। तुम्हारे कैरियर के लिए यही रास्ता सही रहेगा कि तुम विदेश जाकर वहाँ पढ़ाई करो, और पढ़ाई करते करते साइड में कोई जॉब खोजते रहो। लेकिन बेटी, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं कि मैं तुझे विदेश पढ़ाने के लिए भेज सकूं।
लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए रुपयों का बंदोबस्त कर ही दूंगा। हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो। जो हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है उसको भी हम बेच देंगे। उससे जो रुपए आएंगे उसे तेरे विदेश जाने के खर्चे में लगा देंगे। और मैं भी तो जिंदा हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ कमा के तेरे लिए पैसे इकट्ठा करूँगी। आदिति सच में विदेश जाना चाहती है। वह वहाँ रहकर नौकरी करना चाहती है। मुझे लगा था कि आदिति ऐसे ही अपने दोस्तों को देखकर कुछ भी कह रही है, लेकिन यह बात इसने माँ पिताजी से कही है तो यह इस बात को लेकर सीरियस है। लेकिन विदेश जाने का खर्चा भी तो बहुत होता है। पता नहीं माँ पिताजी कहाँ से इतने रुपए लाएंगे। ऐसा करती हूँ, मैं अपने बचाए हुए कुछ रुपए को भी माँ पिताजी को दे देती हूँ, और जो हर महीने मैं पार्ट टाइम जॉब से रुपए कमाती हूँ उसमें से जो भी रुपए फीस देने के बाद और घर के खर्च देने के बाद जो बच जाते हैं मेरे पास, उसे भी मैं माँ को दे दूँगी, ताकि मेरी बहन आदिति विदेश जाकर पढ़ सके। अगर मैं अपने माँ पिताजी की मदद करूँगी, माँ भी खुश होगी मुझसे। मैं कल सवेरे ही अपने बचाए हुए कुछ रुपए माँ को दूंगी, और हो सके तो अब मैं हर रोज़ 1 घंटे पार्ट टाइम जॉब और एक्स्ट्रा करूँगी, ताकि थोड़े रुपए ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी कमा सकूँ। माँ, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। क्या कहने आई हो? क्या कोई खर्चा आ गया है जो रुपए मांगने आई हो? एक बात बोल दूँ, हमसे रुपए मांगने आए हो तो हमारे पास तुम्हारे लिए देने के लिए अब 1 रुपए नहीं है, क्योंकि अब हम आदिति को विदेश में पढ़ाने के लिए भेजने की सोच रहे हैं, और उसे विदेश भेजने के लिए हमें खूब रुपए लगेंगे। इसलिए अब तुम हमसे 1 रुपए भी नहीं मांगना। नहीं माँ, मैं रुपए मांगने नहीं आई हूँ। तो और किस लिए आई हो? माँ, मैं भी अमृता के विदेश में पढ़ाई के लिए जो खर्चे होंगे उसमें मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तुम कैसे खर्चे में मदद करोगी? तुम तो कमाती भी बहुत कम हो। भले मैं कम कमाती हूँ, लेकिन मैं भी थोड़े थोड़े रुपए बचा कर रखती हूँ। वह मैं आज आपको देने आई हूँ, ताकि आप उन रुपए को लेकर आदिति के विदेश जाने का खर्चा उठा सको। कितने रुपए बचा लिए तुमने? लगभग 1.5 लाख रुपए बचाए हैं इन 3 सालों में। तुमने इतने रुपए बचा लिए? कहाँ है? लाओ, दो मुझे। यह लो माँ, 1.5 लाख रुपए। माँ, तुम यह क्या कर रही हो? अमृता ने अपनी मेहनत से यह रुपए कमाए हैं, तुम क्यों उसके रुपए अपने पास रख रही हो? अमृता ने कुछ सोच समझकर उन रुपयों को जमा किया होगा। शायद वह भविष्य में कुछ प्लान कर रही हो। तुम चुप रहो। 1 रुपए तो तुम कमाती नहीं हो, और खर्चे की बात तो हर बात करती हो। हम इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? सब मिलकर विदेश जाने का खर्चा उठाएंगे, तभी तो तुम्हारे विदेश जाने का खर्चा पूरा हो पाएगा। थोड़ी बहुत मदद अगर तुम्हारी बहन ने कर दी तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहन है तो इतना खर्चा तो तुम्हारे लिए कर ही सकती है। माँ, और मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि मैं अब से पार्ट टाइम जॉब में
1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करूँगी ताकि मेरे हर महीने की कमाई थोड़ी ज़्यादा हो सके, और जो ज़्यादा कमाई होगी उन रुपयों को मैं आपको लाकर हर महीने दे दूँगी ताकि आप आदिति के विदेश जाने का खर्चा आसानी से उठा सको। हाँ हाँ ठीक है, अब ज़्यादा सर में मत चढ़ो और यह मत सोचना कि तुमने हमें रुपए दे दिए हैं तो तुमने कोई हम पर एहसान किया है। जितने रुपए दिए हैं यह वैसे भी बहुत कम है, इससे ज़्यादा खर्चे की तो भरपाई नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर भी हम चला लेंगे। और तुम बिना छुट्टी के पार्ट टाइम जॉब करना ताकि किसी भी महीने हमें रुपए की कमी ना हो। हाँ माँ। अमृता, तुमने ऐसा क्यों किया? वह तुम्हारे मेहनत की कमाई है। तुमने 3 साल में उतने रुपए जमा किए। वह रुपए तुम्हारे फ्यूचर में कई सारी चीज़ों के काम आ सकते थे। तुम क्यों मेरे विदेश जाने का खर्चा उठा रही हो? तुम अपना भविष्य देखो। मेरा खर्चा उठाने के लिए माँ पिताजी है ही, वह कहीं ना कहीं से रुपए ला ही देंगे। तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरा तो वैसे भी कोई ज़्यादा खर्चा होता ही नहीं है, तो वह रुपए बच ही गए थे। और मेरा कोई फ्यूचर में कोई बड़ा प्लान नहीं है, और वैसे भी मुझे इस तरह से माँ पिताजी की मदद करके अच्छा ही लग रहा है। तुम अगर ऐसा सोच रही हो कि तुम रुपए देकर मेरी मदद करके मेरी माँ को खुश रखोगी, तो यह तो तुम भूल जाओ। वह कुछ भी हो जाए, वह तुमसे कभी भी किसी काम को लेकर खुश होगी ही नहीं। तुम्हें अपना भविष्य देखना चाहिए। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। यह रुपए तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आएंगे। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? कोई बात नहीं आदिति, अगर तुम्हें लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ तो तुम ऐसा करना, विदेश में जब तुम चली जाओ और वहाँ अच्छी नौकरी लगा लो तो मेरे रुपए तुम वापस लौटा देना। हाँ, ये सही रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे रुपए ब्याज सहित वापस लौटाऊंगी। लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, कहीं ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब में काम करने की वजह से तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद ना हो जाए। अरे नहीं होगी बर्बाद मेरी पढ़ाई। मैं कैसे भी करके अपनी पढ़ाई अच्छे से ही कर लेती हूँ। शायद उस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है? अरे यह तो वही औरत है जिसने बचपन में अमृता को मुझे सौंपा था। यह यहाँ क्या कर रही है? कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? अगर यह मुझे पहचान गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अमृता को अभी भी नहीं पता है कि वो हमारी सगी बेटी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये औरत आकर सारा पोल खोल दे मेरी बेटी के सामने। ऐसा करता हूं कि मैं पूरे परिवार को लेकर अभी यहां से चलता हूं। चलो घर जल्दी चलो, मुझे कुछ काम याद आ गया है। अरे अभी तो ही निकले हैं हम घर से अभी, फिर तुम घर जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें जाना है तो जाओ। विमला, मेरी बात समझो। मुझे घर पर बहुत जरूरी काम है और तुम सबको भी यहां से चलना जरूरी है। ऐसा कौन सा काम आ गया है जिसमें हम सबकी तुम्हें जरूरत पड़ रही है? तुम्हें जाना है तो जाओ। अरे
मुझे घर में जाकर कुछ रुपयों का हिसाब किताब करना है। यह वो रुपए हैं जिन्हें मैं आदिति के फॉरेन जाने के लिए बैंक से निकाला है। अगर ऐसी बात है तो चलो। हाँ, याद आया, 25 साल पहले मेरे घर में किराए में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति पत्नी और एक छोटी बच्ची थी, और बीमारी के चलते पत्नी की मौत हो जाती है और पति को जेल हो जाती है, और जो छोटी सी बच्ची थी उसे मैंने अपने पास रखा था, जिससे बाद में एक आदमी ने गोद ले लिया, यह बोलकर कि वो उस बच्ची के पिता का दोस्त है और उस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी उसके पिता ने उसे दी है। क्या नाम था दोनों का? हाँ, याद आया, उस बच्चे के पिता का नाम था अर्जुन, और अर्जुन की बेटी को जिस आदमी ने गोद लिया उसका नाम है श्यामलाल। हाँ, ये वही श्यामलाल है। एक बार जाकर उससे बात करती हूँ, उस छोटी बच्ची के बारे में पूछती हूँ जिसे मैंने उसे 25 साल पहले सौंपा था। अब तो वो बच्ची भी बहुत बड़ी हो गई होगी। ये औरत तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। लगता है इस औरत ने मुझे पहचान लिया है। मैं रास्ता बदल बदल कर घर की ओर जाता हूं ताकि ये रास्ता भटक जाए और हमारा पीछा करना छोड़ दे। अरे, कहाँ चले गए ये लोग? अभी तो यहीं थे। अब मैं यहाँ पर कहाँ खोजूं उन्हें? मुझे तो कोई एड्रेस भी नहीं पता है। ऐसा करती हूँ, और कभी आऊंगी इसी जगह में, थोड़ी खोजबीन करूंगी तो उसका पता मिल ही जाएगा मुझे। हाय, चलो अच्छा है उस औरत से पीछा छूटा, वरना अगर मेरे बच्चों के पास में आकर बात करती तो सारा पोल खुल जाता कि अमृता हमारी बेटी नहीं है। और अगर अमृता ये सब जान जाती तो बेचारी अमृता के ऊपर क्या गुजरती। एक तो बड़े मुश्किल से हमने इस बात को इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा है। अब बाहर क्यों खड़े हो? अब क्या आपको कोई काम याद नहीं आ रहा है? चलिए अंदर आइए, और जिस काम के लिए आप घर जल्दी आए हैं उस काम को करिए। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं अभी। यहीं पर कल मैंने उस श्यामलाल को देखा था। अब मैं आसपास के घरों में जाकर पता करती हूँ और घूम घूम कर देखती हूँ, क्या पता यहीं आसपास में वो मिल जाए। ये औरत तो पीछे ही पड़ गई है, आज फिर यहां घूम रही है। लगता है ये मुझे खोजने ही यहां आई है। अब मैं क्या करूं? अगर इसे मेरा पता चल गया तो यह घर पर आकर सारी बातें मेरी बेटियों को भी बता देगी। मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि श्यामलाल यहाँ कहाँ रहता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में आकर पता करती रहूंगी। कभी न कभी तो श्यामलाल का पता चल ही जाएगा।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये औरत अब हर दिन आकर यहाँ पर खोजबीन करती रहेगी। अगर ऐसी ही रहा तो एक ना एक दिन वह मुझे खोज ही लेगी, मेरा घर कहाँ पर है, और घर पर आकर सारा पोल खोल देगी। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा मेरी बेटी अमृता के लिए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि हम उसके सगे माँ बाप नहीं हैं तो पता नहीं उस पर क्या गुजरेगी। और वहीं मैंने विमला को भी अमृता के पिता के बारे में बताया कि अमृता के पिता जेल में हैं, और जेल में भी इसलिए गए हैं क्योंकि उसने किसी आदमी की जान ली। अगर ये बात विमला को पता चल गई तब तो वह अमृता को घर से बाहर ही निकाल देगी, यह बोलकर कि उसके पिता एक खूनी हैं। नहीं नहीं, मैं अपने इस बसे बसाए घर को तोड़ नहीं सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्या करूं मैं? क्या मैं पूरे परिवार को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाऊं? नहीं, ये काम तो बड़ा तामझाम वाला रहेगा और बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक तो वैसे भी दोनों बच्चे के पढ़ाई के आखिरी साल भी चल रहे हैं। एक तरीका है, कुछ महीनों में अमृता के फाइनल एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे। मैं आदिति को विदेश न भेजकर अमृता को विदेश भेज देता हूँ, क्योंकि आदिति से ज़्यादा होनहार तो अमृता है और मेहनती भी ज़्यादा अमृता ही है। अगर अमृता विदेश जाएगी तो कम से कम इन सब झमेलों से दूर रहेगी, और वहाँ जाकर अगर वह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करेगी तो कुछ ज़्यादा ही रुपए बचाकर लाकर हमें दे सकेगी। हाँ, ये तरीका सही रहेगा। मैं ऐसा ही करता हूँ। आदिति के जगह अमृता को ही विदेश भेज देता हूँ, और एक बार अमृता वहाँ जाकर सेट हो जाएगी और वहाँ जॉब करने लगेगी तो धीरे से अमृता की मदद से आदिति को भी विदेश भेज दूंगा। इससे दोनों बेटियां विदेश में रहकर पढ़ाई करेंगी और वहीं रहकर नौकरी भी करेंगी। और रही बात ये औरत की, इसे तो मैं ऐसे तैसे करके छुप छुपा के अपना जीवन काट ही लूँगा। यही तरीका सही है। इससे बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा और परिवार को उस भयानक सच जानने से भी बचा लूँगा। आज मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अमृता से इस बारे में बात करता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। पिताजी, आपने कुछ ज़रूरी काम से बात करने के लिए मुझे बुलाया है? हाँ अमृता बेटी, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? अमृता, मैं चाहता हूँ कि आदिति की जगह तुम विदेश जाओ और आगे की पढ़ाई विदेश में रहकर करो, और वहीं रहकर तुम पार्ट टाइम जॉब भी करो, और धीरे से फिर अगर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है तो फिर तुम वही फुल टाइम जॉब भी करो। नहीं पिताजी, मैं विदेश जाकर क्या करूँगी? मैं तो यहीं रहकर नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे विदेश जाने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने देश में ही रहकर काम करना चाहती हूँ। वैसे आप क्यों मुझे विदेश भेजना चाहते हैं? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहती हूँ या वहाँ जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। ये सब कहने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है बेटी। वह उद्देश्य यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटी विदेश जाकर पढ़े। मैं नहीं चाहता कि एक बेटी विदेश जाए और दूसरी घर पर रहे। वैसे मैंने तो यह सोचा नहीं है कि मैं विदेश जाऊं। हाँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं जा सकती हूँ। लेकिन ऐसे में तो पिताजी, अगर आप हम दोनों को विदेश भेजेंगे तो हम दोनों के विदेश जाने का खर्चा आप कहाँ से उठाएंगे? इतने रुपए तो आपके पास होंगे ही नहीं कि आप हम दोनों को विदेश भेजकर पढ़ाई करवा सके। मेरे पास एक तरकीब है,
और वह तरकीब यह है कि मेरे पास जो जमा पूंजी है और कुछ ज़मीन है, उसे मैं बेचकर जो रुपए मेरे पास इकट्ठे होंगे उसे मैं तुम्हें विदेश भेजने में खर्च कर दूंगा। और जब तुम विदेश चले जाओ और वहाँ जाकर और वहाँ रहकर पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करती रहोगी और उससे जो रुपए कमाओगी उन रुपयों से तुम आदिति की भी विदेश जाने का खर्चा उठा लेना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम आदिति से ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा होशियार हो। मुझे तुम पर ज़्यादा भरोसा है। अगर तुम वहाँ जाकर मेहनत से पढ़ाई करोगी और पार्ट टाइम जॉब करोगी तो तुम आदिति के कंपेयर में ज़्यादा ही डॉलर कमाओगी। और रही बात आदिति की, अगर मैं उसे भेज दूं और अगर उससे मैं यह उम्मीद करूं कि वो वहाँ जाकर पढ़ाई भी अच्छे से करे और पार्ट टाइम जॉब भी करे और रुपए बचाकर हमें भेजे ताकि उन रुपयों से तुम्हारे विदेश जाने का खर्चा उठाए, तो यह तो मुश्किल है। मुझे आदिति पर उतना भरोसा नहीं है। वो थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर भी है और थोड़ी आलसी भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले विदेश जाओ और वहाँ जाकर कुछ रुपए कमाओ और पढ़ाई करो और फिर रुपए कमाकर हमें भेजो। फिर हम आदिति को भी तुम्हारे पास विदेश में भेज देंगे। इससे ऐसा होगा कि मेरा खर्चा भी बच जाएगा और मेरी दोनों बेटियां भी विदेश में अच्छी पढ़ाई करेंगी। हाँ पिताजी, ये बात तो आप सही कह रहे हो। अगर मैं वहाँ पहले चले जाऊँ और पहले से ही सारी तैयारी करके रख दूँ कि कहाँ जॉब करना है, कहाँ रहना है, पढ़ाई कहाँ करना है, तो फिर बाद में जब आदिति आएगी तो उसे इन सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह सीधे आएगी और मेरे साथ रहेगी और मैं उसके लिए भी पार्ट टाइम जॉब वहाँ पहले से ही खोज कर रखे रहूँगी। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। और एक बार तुम दोनों के दोनों को वहाँ जॉब मिल जाए तो तुम सोचो, जब दोनों बेटियां वहाँ डॉलर में कमाएंगी और एक साथ उन रुपयों को इंडिया में लाकर खर्च करोगी तो कितने सारे रुपए होंगे। तुम दोनों बहन मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस एक साथ मिलकर चालू कर सकती हो और पूरा जीवन आराम से बैठकर उस बिजनेस को चलाकर अपना जीवन अच्छे से चला सकती हो। तो तुम यह खिचड़ी पका रहे हो? हमारी बात हुई थी आदिति को विदेश भेजना है और तुम यहाँ यह प्लानिंग कर रहे हो कि तुम अमृता को विदेश भेजोगे। यह लड़की कौन होती है जिसे तुम विदेश भेजना चाहते हो? हमने क्या इतने रुपए इसके लिए बचाए हैं? मेरे जीते जी मैं तुम्हारा एक भी रुपया इसके विदेश जाने में खर्च नहीं करने वाली और ना ही तुम्हें एक रुपए खर्च करने दूंगी। तुम्हारे उन रुपयों में सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का अधिकार है। विमला, तुम क्या कह रही हो? तुम अभी गुस्से में हो। तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हें आराम से बैठकर अपनी तरकीब बताऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तो हद ही पार हो गई। तुम जमीन बेचकर और अपने जमा किए हुए रुपयों को निकालकर इस पराई लड़की पर खर्च करोगे। आज मैं सब सच बताऊंगी, वह भी सबूत के साथ बताऊंगी। रुको तुम अभी। तुम अपनी सारी संपत्ति इस लड़की पर लुटाना चाहते हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। यह लड़की हमारी औलाद है ही नहीं। इसे तो हमने अपने साथ रखकर पाला है। हमारी असली बेटी तो सिर्फ आदिति है। जो भी रुपए खर्च होंगे सिर्फ आदिति पे खर्च होंगे। मुझे नहीं पता था तुम दोनों मिलकर ऐसा कोई साजिश रच रहे हो जिसमें तुम अमृता को विदेश भेजने का प्लानिंग करोगे। वह तो अच्छा हो गया कि मैं चुपके से तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, वरना तुम तो मुझे बेवकूफ बना के
अमृता को विदेश भेज देते। तूने पढ़ा अमृता, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताती हूँ। इस रिपोर्ट में यह है कि तुम श्यामलाल की सगी बेटी नहीं हो। इससे यही साबित होता है कि तुम हमारी औलाद नहीं हो। तुम्हें हमने गोद लिया है। मुझे तो तुम्हारे माँ पिताजी के बारे में भी नहीं पता। बस मुझे इतना ही पता है कि तुम्हारे पिता मेरे पति के दोस्त हैं। बस इससे ज्यादा मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। माँ, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी ही औलाद हूँ। क्या तुम्हें डीएनए रिपोर्ट भी अब झूठी लग रही है? उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम श्यामलाल की बेटी नहीं हो। तुम एक अनाथ हो। हम सिर्फ तुम्हें पाल रहे हैं। तुम्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तुम तो हमारे ही पीठ पीछे में विदेश जाने की तैयारी कर रही हो। मेरे जीते जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज तो तुमने हद ही पार कर दी। यह तुमने क्या कर दिया? तुम पागल हो गई हो क्या? बेचारी उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। क्या गलत किया मैंने? क्या झूठ बोल दिया? आखिर सच ही तो बोला। अब यह सब जानने के बाद उसे अपनी औकात अपने आप समझ आ जाएगी। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। हाँ, जाओ पीछे पीछे और लेकर आओ उस मनूस लड़की को घर में। माँ, तुमने यह सब क्या कर दिया? क्या कर दिया? सच ही तो बताया। इस सच को हमने कई सालों तक अपने अंदर दबा कर रखा। और मैं तुम्हें भी यह बता दूं कि वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है। भले हमारा खून का रिश्ता नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन वह मेरी सगी बहन जैसी ही है। उसने अपनी कमाई से रुपए बचाकर मेरे विदेश जाने के लिए अपने रुपए दे दिए। वो हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहती है। और रही बात अमृता के विदेश जाने की, तो पिताजी कौन सा गलत बात कर रहे थे। वो तो बस यही चाहते थे कि उनकी दोनों बेटी विदेश जाए। और पिताजी की प्लानिंग सही थी कि पहले अमृता जाए और वहाँ से रुपए कमाकर हमारे पास भेजे, ताकि उन रुपयों से मुझे विदेश भेज सके। इसमें गलत क्या है? अमृता तो मेरे ही भलाई के लिए विदेश जा रही थी, ताकि वह वहाँ पर पहले जाकर मेरे लिए जॉब खोज कर रख सके। और वैसे भी अमृता मुझसे ज़्यादा मेहनती है और ज़्यादा दिमाग वाली है। उसे आसानी से कोई ना कोई विदेश में जॉब मिल ही जाएगी। एक बार वह किसी बड़े कंपनी में जॉब लगा ले तो धीरे से मेरे लिए भी वह कोई ना कोई जॉब खोज ही लेगी। कितना अच्छा प्लान तो बनाया था पिताजी ने। इसमें क्या गलत था माँ? मुझे वह सब नहीं जानना। मैं बस चाहती हूँ कि सिर्फ तू ही विदेश जाए, वह नहीं। और हम सिर्फ तेरे ही विदेश जाने का खर्चा उठाएंगे, उसके विदेश जाने का खर्चा नहीं उठाएंगे। तुम ना माँ, बिल्कुल भी तुम्हारे पास रत्ती भर का दिमाग नहीं है। तुम्हें तो समझाना ही बेवकूफ़ी है। तो कौन समझाने बोला है तुझे? तू चुपचाप मेरी बात मान। मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर।